नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत के साथ हम सुबह हर रोज आते हैं नया सवेरा का ये जो मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो है वो लेकर, जहां खबरों को हम करवाते हैं आपसे रूबरू, क्योंकि सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ते हैं इस शो पर। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम खबर का हर एंगल आपको इस शो के जरिए दिखाएं। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया आंचल। तो सीधे तौर पर अगले 1 घंटे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देश की तो खबरें होंगी ही, लेकिन देश के साथ आर्थिक जगत में क्या कुछ रहा और अंतर्राष्ट्रीय जगत से क्या कुछ प्रमुख खबरें, खेल जगत में क्या कुछ रहा है, तो और साथ ही आपकी सेहत का भी रखेंगे ख्याल, करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सबसे पहले प्रमुख सुर्खियों के साथ। फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी आज। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री को गले लगाकर दी विदाई। फरवरी में भारत आने का किया वादा। स्वदेश लौटते ही आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे वितरित। 60वें स्थापना दिवस पर शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट, लेकिन आज शिंदे गुट में शामिल नहीं होंगे बागी सांसद। उद्धव विरोधी सांसदों को मिली Y+ सुरक्षा। वैश्विक मंच से भारत ने फिर पाकिस्तान को लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने उठाया अवैध कब्जे का मुद्दा। कहा आतंकवाद को समर्थन दे रहा है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में शांति समझौते के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कमजोर हुआ ईरान, रवैया नहीं बदला तो अमेरिका नहीं हटाएगा आर्थिक प्रतिबंध। और फीफा विश्व कप में कनाडा और स्विट्जरलैंड ने दर्ज की बड़ी जीत। कनाडा ने कतर को 6-0 से और स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया। दक्षिण अफ्रीका और चेक गणराज्य का मुकाबला रहा ड्रॉ। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका विमान दिल्ली में लैंड करेगा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर 13 जून से प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा शुरू की। नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की और उसके बाद में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर स्लोवाकिया में रहे और व्यापार, निवेश और ऑटोमोबाइल समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। प्रधानमंत्री ने फिर फ्रांस में एवियन और पेरिस का रुख किया, जहां वो G7 समिट और विवा टेक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने G7 की टेबल से पश्चिम एशिया में शांति समझौते का स्वागत किया। साथ ही ये भी बताया कि ग्लोबल साउथ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिका के सामने नाविकों के प्रति सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने दुनिया को ये भी बता दिया कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे निकल रहा है और प्रधानमंत्री ने कई कंपनियों के जो CEOs हैं उनसे भी मुलाकात की। और इसके साथ ही अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों, फ्रांस सरकार और फ्रांस की जनता का स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य के लिए विशेष रूप से आभार जताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो एक बहुत ग्रेट फ्रेंडशिप है इमैनुअल मैक्रों के साथ, वो जग जाहिर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब पेरिस से रवाना हुए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को अपना प्रिय मित्र बताया और गले लगाकर उन्हें विदाई दी। और जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैक्रों ने खुद ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है, जिसमें दोनों नेता दो दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मैक्रों ने विदाई देते हुए हिंदी में एक विशेष वीडियो संदेश भी साझा किया है और इसमें उन्होंने कहा कि प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका नीस, एवियन और पेरिस के दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। आइए आपको भी सुनाते हैं मैक्रों की हिंदी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी
भावनाएं। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस, एवियन और पेरिस मैं इससे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस, एवियन और पेरिस मैं इससे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. और इतना खूबसूरत जेस्चर आप सोचिए, जब आपका कोई दोस्त विदा लेता है और आप उसी के देश की भाषा में आप बड़े आत्मसात करते हुए भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसा ही इमैनुअल मैक्रोन ने करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल, और जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में बॉन्जोर मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। पीएम ने यह भी बताया कि कैसे भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है। हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है। हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 के दौरान भारत ने विश्वास आधारित जो साझेदारी है उस पर जोर दिया। ये भी कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव रहेगा। G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी। ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने पेरिस में विवा टेक कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में फ्रांस एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने बीते एक दशक में तकनीक का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने में हुआ है। डिजी लॉकर, स्वामित्व योजना सब इसके सफल उदाहरण हैं। From creating the world's largest digital identity system
to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रुडोल्फ सादे से मुलाकात की और इसकी जानकारी साझा करते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने सीएमए सीजीएम के रुडोल्फ सादे के साथ समुद्री कनेक्टिविटी, ग्लोबल शिपिंग ट्रेंड्स और तेजी से बढ़ते हुए भारतीय समुद्री सेक्टर में नए मौकों पर सार्थक चर्चा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि हमने जहाज बनाने, कंटेनर बनाने, डिजिटल मैरीटाइम इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत का बढ़ता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल मैरीटाइम सेक्टर की बड़ी कंपनियों के लिए अच्छे मौके देता है। तो ये थी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी कुछ खास खबरें और आइए अब रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति पर कड़ा रुख अख्तियार किया। जिनीवा में भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। और इस दौरान भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो देश आतंकवाद का निर्यात करता है वो सद्भावना और दोस्ती पर आधारित समझौतों के फायदों की उम्मीद नहीं रख सकता। इस दौरान भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते पर भी बड़ा बयान दिया। अनुपमा सिंह ने कहा कि ये समझौता आज के दौर की वास्तविकताओं के हिसाब से पुराना हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी तकनीकी समझौता हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता। भारत का स्पष्ट मानना है कि 6 दशकों में आए बड़े बदलावों और पाकिस्तान की जवाबदेही को नजरअंदाज कर इस समझौते को कायम नहीं रखा जा सकता। भारत की टिप्पणी सीमा पार आतंकवाद और द्विपक्षीय समझौतों को लेकर देश की सख्त नीति को दर्शाती है। Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement, which is insulated from accountability, detached from present-day realities, and untouched by the profound changes of the past 6 decades. और विदेश यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 99,446 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। और इसमें लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार वर्कफोर्स में आएंगे और इस प्रोत्साहन के माध्यम से देश भर में अगर हम समझें तो 15 लाख रोजगार के जो अवसर हैं वो जनरेट किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य जो तमाम श्रमिक हैं और नियोक्ता हैं दोनों को फॉर्मल इकोनॉमी में एक तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों शिवसेना काफी सुर्खियों में है। दरअसल आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और मुंबई के नेस्को ग्राउंड में शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट अलग अलग शिवसेना स्थापना दिवस मनाएंगे। लेकिन अब इन सबके बीच सवाल ये कि उद्धव की शिवसेना से खुली बगावत करने वाले जो 6 सांसद हैं आखिर आगे उनका क्या होने वाला है, वो किस दल से अपना नाता जोड़ते हुए नजर आएंगे, आगे उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। सूत्रों की माने तो इन सांसदों का शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया और आज ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा।
लेकिन अगर ये 6 सांसदों की हम बात करें और ये 6 सांसद शिंदे गुट में अगर शामिल होते हैं तो उद्धव ठाकरे की यूबीटी के लिए बड़ा झटका होगा और साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में नया शक्ति संतुलन भी देखने को मिल सकता है। तो शिवसेना यूबीटी के कल दिल्ली में जो संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय है वहां सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 9 में से 3 सांसद शामिल हुए। 6 सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए और वो जो 6 सांसद हैं उसमें हम आपको बताएं वो हैं संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल और साथ ही साथ संजय जाधव परभणी से, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर और भाऊ साहब वाकचौरे शिरडी से। ये बागी सांसद हैं जो कल शिवसेना यूबीटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। और लिहाजा अगर हम देखें तो अब इसे खुली बगावत भी माना जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पार्टी व्हिप का भी उल्लंघन किया है। तो पार्टी का ये कहना है कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। तो साफ तौर से बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं संजय और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जिस तरह से सोच रहे हैं अगर सांसद और बगावत की है और आगे की रणनीति क्या रहेगी, खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसे बहुत हल्के में ना लिया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं कि आखिर कौन से वो सांसद है जो उद्धव के साथ बीते कल जो बैठक हुई थी उसमें नजर आए थे, क्योंकि मात्र देखिए कि लोकसभा में 9 सांसद और 9 में से मात्र 3 सांसद ही बीते कल नजर आए, जिसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ बाजे, ये 3 सांसद कल संजय राउत के साथ नजर आए थे। और इनके साथ पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद संजय राउत भी शामिल हुए। तो ये क्या कहा जा सकता है कि उद्धव गुट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हालांकि आज शिवसेना का हम कह सकते हैं 60वां स्थापना दिवस है और ऐसे में पार्टी में ये टूट के सुर अब हर जगह सुनाई दे रहे हैं। अब इन बागियों से अगर पार्टी जो टूट के कगार पर है, आगे इसके राजनीतिक अस्तित्व का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस पूरी खबर को समझने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शिशिर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज 60वां स्थापना दिवस है और ऐसे में हालांकि जो विलय की बात की जा रही थी अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑपरेशन टाइगर इसके जरिए इस पूरी हम कह सकते हैं घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस किया जाए तो महायुति में एकनाथ शिंदे के कद को और मजबूती देने के लिए ये मिशन कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ लग रहा है। अब तो देखिए, इस बारे में चर्चा तो कई दिनों से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि 4 साल बाद ये दूसरी बार जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़ के उनके नेता है, उनके सांसद है, वो चले गए हैं। तो इससे एक बड़ी अगर हम बात कहें तो उद्धव ठाकरे पार्टी के लिए भी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पहले हमने देखा कि एकनाथ शिंदे समेत कई सारे विधायक और सांसद जो शामिल हुए थे और अब दूसरी बार हमने देखा कि तकरीबन 9 में से 6 जो सांसद है वो उनको छोड़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी फूट अब तक की शिवसेना की रही है। हालांकि मौजूदा फिर से उनके पास सिर्फ 3 सांसद लोकसभा में मौजूद है और कुछ उनके विधायक भी मौजूद है। अब ये भी बात की जाती है राजनीतिक गलियारों में और खासतौर पर जो एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो विधायक उनके पास बचे हैं आने वाले समय में शायद वो भी उनकी साथ छोड़ सकते हैं। कारण कई सारे दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त की अगर स्थिति देखा जाए आज चूंकि शिवसेना का 7वां वर्षापन दिन है, तो ऐसे में मुंबई में 2 कार्यक्रम शिवसेना के हो रहे हैं। एक जो कि शिवसेना का कार्यक्रम है जहाँ पे एकनाथ शिंदे जो संबोधित करेंगे मुंबई के गोरेगांव ग्राउंड में, और दूसरा जो है जहाँ पर उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे सन्मुखानंद हॉल में। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि जो 6 सांसद थे जो कल बागी बन चुके हैं वो आज एकनाथ शिंदे के साथ जुड़
है, लेकिन पार्टी की तरफ से इन बातों का खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि कोई सांसद जो है आज उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो देखना ये होगा इन सांसदों का रुख आखिर क्या होगा। वही दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है इन सांसदों को चेतावनी दी गई है कि अगर हालांकि उन्होंने भी जो है कानून जारी किया था, उसका उल्लंघन किया, लेकिन 7 दिन की मोहलत उनको दी है कि आखिर क्यों वो बैठक को उपस्थित नहीं रहे। मगर इनकी तरफ से अगर कोई समाधानकारक जवाब नहीं आता इन सांसदों की तरफ से, तो लीगल एक्शन जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी ले सकते। इस प्रकार की चेतावनी हमने देखा कि संजय राउत जो है और अरविंद सावंत सांसद उनके द्वारा दी गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि इन 6 सांसदों का रुख आखिर क्या होगा, क्या अलग गुट बनाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी में जो है विलय करेंगे, ये भी देखना होगा। हालांकि इस बारे में अब तक कोई स्पष्टता नहीं आई हुई है, जो कि ये भी कहा जा रहा है कि ये 6 सांसद कहां पर इस वक्त मौजूद है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कल संजय राउत ने यह दावा जरूर किया था कि ये 6 सांसद शायद राजस्थान जा चुके हैं। हालांकि ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त अगर देखा जाए, खासतौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी में काफी बेचैनी है, क्योंकि जिस प्रकार से सांसद उनकी साथ छोड़ रहे इस वक्त, तो ऐसे में कई सारे सवाल उनके अस्तित्व पे खड़ा हो रहे हैं। इस वक्त अगर खासतौर पर जो महाराष्ट्र की राजनीति बात करें, तो इस वक्त एकनाथ शिंदे शिवसेना काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी तरफ से इस बारे में ये कहा गया कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे अपने सांसदों के साथ बर्ताव करते हैं, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। उनकी हमेशा जो है उन पर नजर रखी जाती है, उनको शक्ति नजर से देखा जाता है, और इसीलिए ये सांसद जो है उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कहना एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रवक्ताओं का है। इसके पीछे की अगर देखा जाए क्या कारण है, वो वही सांसद बताते हैं जब वो सामने आएंगे। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर से मिलकर जो उन्होंने अपना पत्र दिया है, ये 6 सांसद अलग हो चुके हैं, लेकिन इस बारे में भी अब तक आधिकारिक जो है कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। चलिए, तो आगे भी घटनाक्रम पे आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हाँ, साफ तौर पर जो बागी सांसद हैं उनका मानना है कि भाई कहीं ना कहीं जो उद्धव गुट है वो ये सोच रहा है कि वो कांग्रेस में विलय करे, और इसीलिए वो उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाते और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। अब ऐसे में ये घटनाक्रम कितना दिलचस्प होगा आगे, ये हम देखेंगे। बिल्कुल, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने बात की महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल में टूट का असर अब विधानसभा के अंदर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मौजूदा सत्र में टीएमसी विधायकों के 2 गुटों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई। अब विधानसभा के अंदर ही दोनों गुटों के लिए अलग अलग कमरे आवंटित किए गए। पहला गुट बागी विधायकों का है जो बहुमत में है और इसका नेतृत्व पार्टी से निकाले गए नेता और आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। गुरुवार को जब सदन का बजट सत्र शुरू हुआ तो बागी गुट के कुल 58 विधायक सदन में मौजूद थे। और वहीं दूसरे गुट की अगर हम बात करें तो दूसरा गुट पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार, जिसका नेतृत्व शोभनदेव चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की कुल संख्या 80 है और इनमें से 60 विधायक आधिकारिक तौर पर बागी गुट में है। ममता गुट के विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री से सदन में किसी भी विषय पर बोलने के लिए अलग से समय आवंटित करने की मांग की है। विधानसभा में भी टीएमसी की 2 फाड़, जहां आप देख सकते हैं कि पार्टी एक ही है, लेकिन अब इस बागी विधायकों की वजह से 2 अलग अलग गुटों में बढ़ती हुई पार्टी नजर आई, जहां पर कमरे भी अलग तौर पर आवंटित किए गए। ये तो बात की अपने देश की राजनीति से जुड़ी हुई और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें वर्ल्ड वॉच में। जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हुए हस्ताक्षर के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान अगर अपना बर्ताव नहीं बदलता है तो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाएगा। वेंस ने कहा कि ईरान को इस समझौते का लाभ तभी मिलेगा जब वो समझौते की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा और अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। वहीं वेंस ने यह भी कहा कि समझौते के एक हिस्से को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका इशारा मुख्य रूप से $300 अरब के उस पुनर्निर्माण कोष की ओर था जिसका लाभ ईरान को समझौते के तहत मिल सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अरबों खरबों डॉलर के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने के बाद ईरान को बहुत सारे फंड की जरूरत होगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका की ओर से ईरान को एक भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। और इसके साथ ही अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी सांसदों की एक प्राइवेट ब्रीफिंग ली। वहां उन्होंने कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स की जांच के लिए यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी को बुलाएगा कि भाई वो जो तमाम जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसका क्या करना है, और इस निरीक्षण में अमेरिकी जो निरीक्षक हैं उन्हें भेजने की बात कही गई है। इसके साथ ही विटकॉफ ने यह भी बताया है कि ये अमेरिका ईरान समझौते में कोई अलग सौदा नहीं है, मगर एक अलग साइट लेकर लेटर जो है वो तैयार किया गया है जो ईरान और IAEA के बीच है, और इसके तहत ईरान ने IAEA प्रमुख को निरीक्षण का निमंत्रण भी दिया है। हालांकि IAEA ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। शांति समझौते के बीच अमेरिका का ये जो रुख है, जहां जेडी वेंस कहीं ना कहीं धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, इसको किस तरह से अब लेगा ईरान, ये बड़ा सवाल है। और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस पर आप देख रहे हैं कि तयशुदा दिन से पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए, उसमें कई ऐसे क्लॉज हैं जिसमें अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो उस लिहाज से अमेरिकी दूत विटकॉफ का ये दावा कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर जांच होगी। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है IAEA, उसकी तरफ से भी कुछ स्पष्टता इस पर नहीं है, लेकिन अब परमाणु ठिकानों की निगरानी कैसे की जाएगी, उसका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उस पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह से जेडी वेंस बात करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ईरान अगर अपना रवैया नहीं बदलता, ये जो नहीं उन्होंने कहा है ये किस तरह के अंदाज में कहा गया, क्योंकि अब MOU पर हस्ताक्षर तो हो चुके हैं, हालांकि कुछ एक क्लॉज है जिस पर मैं बाद में भी आऊंगी जिन पर पेच फंसा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पे यह एक लगातार इवॉल्व होने वाली स्थिति है कि MOU पे तो साइन हो गया,
जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में रिमोटली एमओयू का साइन हुआ। आमने सामने बैठकर उन्होंने बात नहीं की है, न ही आमने सामने बैठकर उन्होंने हस्ताक्षर किया है। इसके बाद स्विट्जरलैंड प्रतिनिधिमंडल जाना था अमेरिका का और ईरान का। फ्राइडे को बातचीत होनी थी, लेकिन जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल को रोक लिया है, वो नहीं जा रहे हैं अभी तत्काल। और फिर जेडी वैंस की तरफ से भी आ रही है खबर व्हाइट हाउस के हवाले से कि हो सकता है कि जेडी वैंस भी नहीं जाए। अब ऐसी स्थिति में जो है ये बातचीत कब फिर शुरू होगी, क्योंकि ये जो 60 दिन का समय दिया गया है अमेरिका और ईरान के बीच में कि उस पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पूरी तरह बातचीत संपन्न हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे 60 दिन शुरू हो चुका है। आज कह सकते हैं कि दूसरा दिन है। और ऐसी स्थिति में अगर ये अचानक ये मिलने का कार्यक्रम रद्द हुआ है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ अड़चने हैं। ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही है, ईरान का कहना है कि इजराइल ने लेबनान पे हमले जारी रखे हैं और उन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर को छोड़कर भी जो है इजराइल लेबनान के अंदर हमले कर रहा है। मतलब एक ही है, 10 किलोमीटर उन्होंने एक तरीके से बात मान ली है। अब जो सबसे बड़ी जो बात है और पेंच जिसमें कह सकते हैं कि इजराइल के साथ जो बातचीत अमेरिका को हुई है वो काफ़ी सरल बातचीत नहीं है, वो काफ़ी अच्छी बातचीत नहीं हुई है। इजराइल को भेजा गया है, पहले इजराइल को नहीं भेजा गया था मसौदा जो एमओयू साइन हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में। उसके बाद फिर जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि वो क्या है, ये इजराइल की तरफ से अन्य नेताओं के बयान आए कि इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, वो सारी समझौते को मानने को जरूरत नहीं है कि वो माने ही अमेरिका और ईरान के बीच का समझौता। और उसके बाद इजराइल के हमले जारी है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जिस पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरी बिल्डिंग को मत गिराइए। तो ये स्थिति है। देखिए, मैंने बात की थी इजराइल के राजदूत जो यहाँ पे है भारत में, उनसे एकदम युद्ध की शुरुआत के ठीक समय, तो उनसे मैंने पूछा था कि क्या इजराइल और ईरान के बीच में कोई डिप्लोमेसी है, तो उन्होंने कहा था कि कोई डिप्लोमेसी नहीं है ईरान और इजराइल के बीच में। और उन्होंने एक तरीके से एक चिंता भी जताई थी कि काश ऐसा होता। तो देखिए, अब एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है, ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में भी है। और इजराइल को भी इस वार्ता में शामिल करने की बात किसी ने नहीं सोची। अब क्या इजराइल को शामिल किया जाएगा? क्या अस्थायी शांति जो मध्य पूर्व में है उस अस्थायी शांति को बहाल करने के लिए क्या इजराइल अखिलेश, एक बहुत संक्षिप्त में और उसे किसी बात जी, एक चीज मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार जब मैं पेपर्स को स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें लेबनान वाला जो आप मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत अहम है। लेकिन यहाँ से अमेरिका ने अगर साफ तौर पर कहा कि जो तमाम हॉस्टाइल हम कह सकते हैं टारगेट्स है वहाँ से वापस आना होगा, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने इस क्लॉज में छोड़ा, वो ये था कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है, यानी कि कान यहाँ से पकड़ा फिर वहाँ से छोड़ दिया। अब ऐसे में लेबनान की स्थिति को लेकर ये पूरा जो एमओयू है वो कहीं ना कहीं खतरे में क्या आपको लगता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है लेबनान को लेकर अगर देखा जाए तो। देखिए, इस मामले में देखिए दोनों को, इजराइल को और हिजबुल्लाह को, लेबनान की सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेबनान की सरकार चाहती है कि शांति हो और कोई भी गोला बारूद जो इजराइल के अंदर आता है, दागे जाते हैं, वो लेबनान की सरकार या लेबनान की सेना की तरफ से नहीं आते, वो हिजबुल्लाह की तरफ से आते हैं। हिजबुल्लाह ने भी बीच में 2-3 बयान दिए। उन्होंने ईरान के प्रति एक कह सकते हैं कि उन्होंने आभार भी जताया कि उन्हें हमेशा मदद किया गया है ईरान की तरफ से पैलेस्टीन के कॉज पे, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक जो श्रृंखला बनती है कि आप हमला करेंगे मैं करूंगा, फिर जब मैंने किया तो आप करेंगे, तो यह जो श्रृंखला है कहीं ना कहीं टूटनी चाहिए और ये श्रृंखला नहीं टूट रही है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह जहां तक इजराइल के लिए कहा कि उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार है, वहीं इजराइल के लिए भी कहा कि आप एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए अगर एक व्यक्ति जा रहा है किसी बिल्डिंग में, आप पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देते हैं, पूरे इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं जिस पर कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों को आत्मनियंत्रण रखना पड़ेगा कि एक हमला होता है तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। और हिजबुल्लाह को खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लेबनान के अंदर नागरिक इलाकों में बैठे हुए हैं, नागरिक इलाकों में अगर बैठे हुए हैं वहां से हमले करते हैं तो इजराइल जब हमले करेगा तो इसीलिए लगातार अमेरिका की तरफ से, अखिलेश बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं, इसीलिए लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आपके पास, इजराइल को कहा जा रहा है कि आपके पास अन्य और तरीके भी हैं
जिनसे आप कार्रवाई कर सकते हैं। सैन्य तरीका ही एक विकल्प नहीं है। आपसे आगे अगले बुलेटिन में और इस पर चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प है ये खबर और लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। इस बड़ी खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो किस तरह से अब पश्चिम एशिया में ये जो MOU साइन हुआ है, अब इसके बाद भी लगातार तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, ये इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक की तरफ। जोनाथन डेविड की शानदार हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने फीफा विश्व कप में कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी और ये कनाडा की विश्व कप में पहली जीत है। इस शानदार जीत के साथ ही सह मेजबान कनाडा ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया है। कनाडा ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा, जहां साइल लारेन ने रिबाउंड पर गोल करके टीम का खाता खोला और इसके साथ बाद में जोनाथन डेविड ने लगातार 2 गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। और बड़ी खबर आपको बताएं कि फीफा विश्व कप में मेक्सिको ने लगातार दूसरी जीत की और नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। ये बड़ी खबर। और वापस रुक करते हैं, जो हम खबर पढ़ रहे थे कि कतर की मुश्किलें अब 34वें मिनट में बढ़ गई थी और इसीलिए जब होमान अहमद को रेड कार्ड दिखाया गया, उसके बाद दूसरे हाफ में असीम उमर भी रेड कार्ड पाकर मैदान से बाहर हो गए। यानी कि खिलाड़ियों को जब रेड कार्ड दिए गए वो बाहर हुए, जिसकी वजह से कतर को हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए कतर को 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। और इंजरी टाइम में डेविड ने अपना तीसरा गोल कर हैट्रिक पूरी की और टीम को 6-0 की ऐतिहासिक जीत जो है वो मिली है। हालांकि जीत के बीच कनाडा को एक बड़ा झटका लगा। मिडफील्डर इस्माइल कोने चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए और 2 मैचों में 4 अंकों के साथ कनाडा और स्विट्जरलैंड बराबरी पर है। लेकिन बेहतर गोल के अंतर की वजह से कनाडा ग्रुप बी में पहले स्थान पर है और अब कनाडा का सामना 24 जून को स्विट्जरलैंड से होना है, जबकि कतर बोस्निया हर्जगोविना से भिड़ने वाला है। और वही सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जोहान मिंजावी के शानदार 2 गोल्स थे, उनकी बदौलत स्विट्जरलैंड ने फीफा विश्व कप में बोस्निया हर्जगोविना को 4-1 से हराकर नॉकआउट दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाया और पहले हाफ के गोल रहित रहने के बावजूद दूसरे हाफ में आक्रामक खेल देखने को मिला। और मैच के सभी गोल अंतिम 20 मिनट में हुए। 20 वर्षीय मेंजाम्बी ने 74वें मिनट में मैदान पर आने के महज 3 मिनट के भीतर अपना पहला गोल दागा और इसके बाद बोस्निया की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब तारिक को सीधे रेड कार्ड दिखाया गया। एक खिलाड़ी कम होने के फायदा उठाते हुए रूबेन वर्गास ने स्विट्जरलैंड की बढ़त 2 गुनी कर दी। 90वें मिनट में वर्गास ने ही मेंजाम्बी को दूसरा गोल करने का मौका दिया, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से भुनाया और इसके बाद इंजरी टाइम में ग्रेनेड झाका ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 4-0 कर दिया। बोस्निया के लिए एरमिन महामिक ने कॉर्नर के बाद शानदार वॉली से एक गोल जरूर किया, लेकिन इससे मैच के परिणाम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। स्विट्जरलैंड के हिस्से आई बड़ी जीत, जहां बोस्निया हर्जगोविना में जो मैच हुआ, जहां 4-1 से हराया गया। और फीफा फीवर जो है वो अपने आप में बहुत रोमांचक होता है और बड़े उलटफेर के लिए जाना जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से मेक्सिको ने दूसरी जीत दर्ज की, वहीं कनाडा, और जब कतर में जब मैच हुआ तो कनाडा जीत दर्ज करता हुआ नजर आया। और अब बात कर लेते हैं चेक गणराज्य की, जिसके खिलाफ अगर देखा जाए तो ये चेक गणराज्य ने जो फीफा विश्व कप में 83वें मिनट में गोल किया, उसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने चेक गणराज्य के खिलाफ मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफलता पाई और मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद खराब रही। मुकाबले के सिर्फ 5 मिनट 7 सेकंड बाद मिशेल सैडलेक ने शानदार मूव पर गोल दागकर चेक गणराज्य को बढ़त दिलाई। ये मौजूदा टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल रहा टाइम फ्रेम के लिहाज से। शुरुआती गोल के बाद दक्षिण अफ्रीका ने खेल पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोल करने में सफलता हासिल नहीं हुई। और लेकिन इस पूरे मैच की अगर हम बात करें तो मैच का जो निर्णायक मोड़ है वो आखिरी के 10 मिनट में आया, जब दक्षिण अफ्रीका के थापेलो मासेको का शॉट चेक खिलाड़ी पावेल के हाथ से टकराया और दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी मिल गई। पेनल्टी लेने आए
मोकोएना ने कोई गलती नहीं की और गेंद को बाएं कोने में भेजकर स्कोर 1-1 कर दिया। और इस बड़ी खबर पर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अगर फीफा की बात की जाए तो बड़े उलटफेर के लिए जाना जाता है फीफा, और ऐसे में 3 चीज़ों पर आपसे बात। पहली कि मेक्सिको ने दूसरी जीत दर्ज की है, पहली टीम बनी है नॉकआउट उसमें जाने वाली। दूसरी बात कि कनाडा ने बड़ी मात दी अगर बात की जाए कतर की, और किस तरह से चेक गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो वो मैच ड्रॉ रहा। तीनों पर आपका टेक। अचल, अगर आज मुकाबलों की अगर इस तरह की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुकाबला जो था वो कहीं ना कहीं मैक्सिको और साउथ कोरिया के बीच में था, और एक हिस्ट्री भी रही थी कि मैक्सिको को अब तक साउथ कोरिया जो है वो वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाया था। तो एक तरह से मैक्सिको ने वो जो सिलसिला चला आ था उसको मेंटेन किया, और दूसरी तरफ एक हिस्ट्री ये भी थी कि साउथ कोरिया जो है वो वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती 2 मैच जो है वो कभी नहीं जीत पाया। तो एक बार फिर से साउथ कोरिया को जो है वो यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा है। तो अब मैक्सिको जबकि कहना चाहिए कि अगले राउंड में पहुंच चुका है, तो उनका मनोबल जो है वो काफ़ी हाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी खूबी क्या है कि उनकी जो खेल शैली है, जिस तरह से वो टीम को एक साथ लेकर के चलते हैं, सारे खिलाड़ी जो हैं वो जो अगर पासेस की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस है। साथ ही साथ डी के अंदर किस तरह से खिलाड़ियों को रखना है, किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से अपने डिफेंस को मजबूत रखना है, उस सब बातों पर मैक्सिको की टीम जो थी वो पूरी तरह से खरी उतरी, जिसका नतीजा रहा कि टीम को हालांकि बहुत बड़ी जीत, तो अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा, 1-0 रहा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सामने साउथ कोरिया थी जिसका डिफेंस जो है वो काफ़ी मजबूत जो है वो माना जाता है। और उन्होंने जिस तरह से पहले मैच में एक शानदार जीत हासिल की थी, तो उसके बाद जिस तरह से बढ़े हुए मनोबल के साथ वो यहाँ पर मैक्सिको के सामने थे, तो उस ऐसे में देखते हुए मैक्सिको की ये जीत जो है वो काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा अगर बात करें कनाडा और कतर के मुकाबले की, तो कनाडा के लिए वर्ल्ड कप की ये पहली जीत रही, तो वाकई उनके लिए ये जीत जो है वो अपने आप में एक खास मायने रखेगी। लेकिन उनकी इस जीत को थोड़ा सा फीका कर गई कोन की इंजरी, क्योंकि वो उनके एक बहुत अहम खिलाड़ी हैं, और ऐसे समय पर जबकि टीम जो है उसके अगले राउंड में जाने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इस जीत के बाद। तो अब देखना होगा कि किस तरह से वो इस इंजरी को एक साइडलाइन करते हुए आगे के जो मैचेस हैं उनमें किस तरह से अपने आप को सामने रख पाने में कामयाब होते हैं। और कनाडा की जीत की सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनकी जो 2 खिलाड़ी हैं, यानी कि जोनाथन डेविड जिन्होंने मैच में 3 गोल किए, और साइले लैरिन जिन्होंने शुरुआत की गोल करने की, तो ये दोनों खिलाड़ी जो है, अगर साइले लैरिन की बात करें तो पिछले 14 मैचों से ये एक भी गोल जो है वो नहीं कर पाए थे। लेकिन इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वर्ल्ड कप के इस अहम मौके पर आकर के उनके द्वारा ये गोल किया गया। वहीं अगर बात करें जोनाथन डेविड की, तो यूवेंटस के लिए ये खिलाड़ी खेलता है, लेकिन बहुत लंबे समय से वो भी अपने जो है स्ट्रगल कर रहे थे, गोल उनके से निकल नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे आकर के उन्होंने गोल की, जो जोनाथन डेविड ने गोल की हैट्रिक लगाई है, उसके बलबूते अब कनाडा जो है वो मजबूती के साथ उसने अगले दौर के लिए कदम जो है वो बढ़ा दिए। वहीं तीसरी जो मुकाबला जो कि पहला मुकाबला था चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, तो कह सकते हैं कि चेक रिपब्लिक के लिए एक बार फिर से वही गलती जो है उन्होंने दोहराई है जो उन्होंने पहले मैच में साउथ कोरिया के अगेंस्ट में दोहराई थी। कहीं ना कहीं वो अपनी जो बढ़त है वो खो देते हैं, और जिसका खामियाजा जो है वो उन्हें देखने को मिलता है। सैडली की मदद से उन्होंने 6 मिनट में ही अपनी 1-0 की बढ़त हासिल की थी, लेकिन उसके बाद हैंडबॉल होता है कुछ समय के बाद, और ये जिसका पेनल्टी जो है वो साउथ अफ्रीका को मिलती है, और ये मुकाबला जो है वो 1-1 की बराबरी खत्म होता है। तो ऐसे में अब इन दोनों टीमों को अगर अगले दौर में पहुंचना है तो कम से कम 3 अंक हासिल करने होंगे, और उसके लिए कम से कम 1 जीत जो है वो बेहद जरूरी होगी। बिल्कुल गौरव, आप फीफा वर्ल्ड कप पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक आप लगातार पहुंचाते रहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच नया सवेरा वक्त एक और छोटे से ब्रेक है, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आज समाचार पत्रों में क्या कुछ प्रकाशित किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है, और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली।
विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली। क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत और आइए रुक करते हैं समाचार पत्रों में छपी कुछ खास दिलचस्प सुर्खियों का। हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में पहली खबर जो हम आपके लिए ले रहे हैं वो अखबार हरी भूमि से है, जहां प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबर है कि किस तरह से जब हम पेरिस की बात करते हैं, यहाँ भारत इनोवेशन तो हुआ ही, लेकिन जिस तरह से विवाटेक 2026 का जो ये सम्मेलन रहा, इसमें संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बात की, जिसको हमने आपको सुनवाया भी था, लेकिन इसको पुरजोर तरीके से उठाना बेहद जरूरी है और तमाम अखबारों ने इसे उठाया है। उनका मानना है कि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आखिर मतलब है क्या। भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि ये सर्व समावेशी हो, यानी कि सभी के लिए इंक्लूसिव रहे, और किस तरह से हम तकनीक को जब प्रगति से जोड़ते हैं तो ये मानव जीवन में कैसे सुधारात्मक बदलाव लेकर आती है जिम्मेदारी के साथ। यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो भारत इसके फेवर में है और लगातार ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज बनकर इस बात को उठा रहा है, और इसी बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है। बात करते हैं दूसरी खबर की अब, और दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो वो है ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से भारत लगातार इस समय अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत किस तरीके से कम कार्बन उत्सर्जन वाली नौकरियों का हिस्सा जो है वो 24% अभी तक बढ़ चुका है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो भू राजनीतिक जोखिम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच में वैश्विक ऊर्जा बदलावों की तैयारी एक दशक से अधिक के समय में अगर हम देखें तो पहली बार गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। और ऐसे में गुरुवार को ये रिपोर्ट आई है और इसमें भारत इस क्षेत्र में सबसे मजबूत सुधार दर्ज करने वाले देशों में इस समय शामिल हो चुका है। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो ऊर्जा बदलाव के लिए तैयारी के मामले में भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज सुधार करने वाले देशों में इस समय शामिल हो चुका है। तो भारत की तरफ से जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र में, उनका असर अब इस समय नजर आ रहा है। तो प्रेस रिपोर्ट में आज इन दो अखबारों में इतना ही है, लेकिन बात अब कर लेते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। उत्तराखंड के पौड़ी नगर में इन दिनों मनाया जा रहा है जय कंडोलिया महोत्सव, जो गढ़वाल की सांस्कृतिक विरासत, सामुदायिक सहभागिता और लोक आस्था का विराट उत्सव बन चुका है। आइए आपको दिखाते हैं। ढोल दमाऊ की थाप, रणसिंगों की गूंज, देवी देवताओं के जयकारे और पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु पौड़ी नगर में जय कंडोलिया महोत्सव के दौरान कुछ ऐसा ही भक्तिमय और उल्लासपूर्ण वातावरण दिखाई देता है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थानीय देवताओं की परंपरा सदियों पुरानी है और पौड़ी के अधिष्ठाता देव भगवान कंडोलिया यहाँ के लोगों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। भूम्याल देवता के रूप में पूजे जाने वाले कंडोलिया देव के दरबार में श्रद्धालु सुख, समृद्धि और संकट निवारण की कामना लेकर पहुँचते हैं।
हिमालय की गोद में बसा पौड़ी नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। पहले यहाँ 3 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन समय के साथ इस आयोजन को नया स्वरूप मिला और यह जय कंडोलिया महोत्सव के रूप में विकसित हुआ। आज यह उत्सव 7 दिनों तक चलने वाला बहुआयामी सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ लोक परंपराओं के जीवंत दर्शन होते हैं। मैराथन और साइकिलिंग से लेकर फुटबॉल, वॉलीबॉल, कवि सम्मेलन, एकांकी नाटक, महिला कीर्तन और सांस्कृतिक संध्या तक ये महोत्सव समाज के हर वर्ग को जोड़ने का माध्यम बन गया है। जय कंडोलिया महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देवभूमि की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है जहां लोक देवताओं के प्रति श्रद्धा, सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे में समाहित दिखते हैं। यहाँ आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि खेल, संगीत, साहित्य और लोक जीवन के माध्यम से नई पीढ़ियों तक पहुँचती है। यही वजह है कि पौड़ी का ये महोत्सव आज गढ़वाल की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं आपके और हमारे फिटनेस से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट फिटनेस मंत्रा में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश और दुनिया में विभिन्न योग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा में 2 दिन का सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज सुबह स्पीकर वासुदेव देवनानी और उनके साथ में अन्य नेताओं ने योग किया। बात कर रहे थे झारखंड की राजधानी रांची की, जहां स्थित योगदा सत्संग सोसाइटी वैश्विक स्तर पर योग और ध्यान के प्रसार का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है और आम जनता तक योग को पहुंचाने में संस्थान का अनूठा और क्रांतिकारी योगदान है। बिल्कुल, और इसकी स्थापना भी महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी ने की थी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड के रांची में स्थित हरा भरा परिसर सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि आधुनिक योग इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। योगदा सत्संग मठ में ध्यान और क्रिया योग का सिलसिला पिछले 100 वर्षों से ज्यादा समय से चला आ रहा है। इस आश्रम की स्थापना परमहंस योगानंद ने किया था और आज विश्व भर में 100 से ज्यादा देशों में क्रिया योग का प्रचार और प्रसार हो रहा है। इस मठ में जीवन जीने की कला और योग की शिक्षा दी जाती थी। आज भी यहाँ स्थानीय के साथ साथ कई देशों के लोग पहुंचते हैं। रांची आश्रम के इसी शांत माहौल में मौजूद है यह ऐतिहासिक लीची का पेड़, जिसे लीची वेदी कहा जाता है। साल 1920 का वो ऐतिहासिक दिन जब इसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए परमहंस योगानंद जी को एक दिव्य अनुभूति हुई थी। उन्हें संदेश मिला कि अब समय आ गया है जब योग की इस प्राचीन विद्या को भारत की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया, विशेषकर पश्चिमी देशों तक पहुंचाना है। इसी विजन के साथ वे अमेरिका गए, वहां सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। आज उन्हें दुनिया भर में पश्चिम में योग का जनक माना जाता है। परमहंस योगानंद जी का उद्देश्य योग को किसी धर्म तक सीमित रखना नहीं था। क्रिया योग एक वैज्ञानिक पद्धति है। सांस और चेतना का यह विज्ञान हर इंसान के लिए है, चाहे वह किसी भी देश या मजहब का हो। रांची की यह धरती उस वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति का उद्गम स्थल है। आज 1 सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह आश्रम उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। योगदा सत्संग सोसाइटी ने योग को योगदा पाठमाला के जरिए हर आम इंसान के घर तक पहुंचाया है और खासकर के युवाओं के सामने चुनौतियों को योग के द्वारा कैसे दूर किया जाए, इसकी भी शिक्षा दी जाती है। भारत की इस प्राचीन योग विद्या के प्रति विश्व भर में लोगों का आकर्षण बढ़ा है। यदि आप भी आज की मानसिक उलझनों से दूर अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो रांची का यह योगदा आश्रम आपको एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत की उस महान विरासत का प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया। राजमंगल पांडे के साथ ग्रीश मिश्र, डीडी न्यूज।
और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हर रोज की तरह जाते जाते आपको छोड़कर जाएंगे कुछ खास तस्वीरों के साथ। तो आंचल, कहाँ की आज की खूबसूरत तस्वीरें हम आपको लिए चल रहे हैं दक्षिण भारत कर्नाटक के मेलकोटे में, और इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं जो आसमान से ली गई अद्भुत दृश्य है भगवान योग नरसिम्हा मंदिर का, जो अपनी वास्तुकला और शांति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आप इन तस्वीरों का आनंद उठाइए चाय की चुस्कियों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा